हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मोस्ट वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2011 के एग्ज़ाम में। और जो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में हो सके 2022 में पूछा जा सके। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपके प्रीवियस के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में 15% रिपीट होते हैं, यानी कि 100 गो प्रश्न में से 15 गो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में फिर से दोहराया जाता है। इसीलिए हम लोग इस सेट के माध्यम से हम लोग 25 सेट लगभग में करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। डेली इसी टाइम से वीडियो मिलेगा, आपका डेली एक सेट प्रैक्टिस होगा और जब सेट प्रैक्टिस होगा तो आपके ऑब्जेक्टिव में एकदम अच्छे खासे नंबर प्राप्त होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। ये सेट नंबर हमारा 1 है। देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि 1 नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। और ऑप्शन ए में है अक्रिय, बी में है क्रियाशील और सी में है सक्रिय और डी में है उदासीन। तो आप सभी को मालूम होगा कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय तत्व है। अब यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा कि अक्रिय तत्व क्यों है। अक्रिय तत्व क्यों है? तो यह अपना 72 सेल में क्या करता है? द्विक पूरा करता है। हीलियम 72 सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये द्विक पूरा करता है। क्लियर है? इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अक्रिय तत्व बोलेंगे। और साथ ही साथ इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। ठीक है, आवर्त सारणी के इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। ये क्लियर है? तो चलिए देखते हैं इसके 2 नंबर सवालों को। तो 2 नंबर सवाल है हमारा कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। तो सबसे पहले आपको जल का सूत्र मालूम होना चाहिए इस सवाल को बनाने हेतु। पहले ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन ए में है 2:1 और बी में है 3:1 और सी में है 4:1 और डी में है 2:2। तो सवाल कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे H2O क्या होता है, ये जल का सूत्र है। और यहाँ पे देखिए H2O में 2 क्या है? परमाणु संख्या हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1 यहाँ पे छुपा रहता है। और अनुपात का अर्थ क्या होता है? बट्टा होता है। पूछ रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यानी कि 2:1। तो जल में हाइड्रोजन तथा परमाणु संख्याओं का अनुपात आपसे पूछा जाए तो कितना होता है? 2:1 होता है। क्लियर है? अब देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ऑप्शन ए में है 7 होते हैं, बी में है 9 होते हैं और सी में है 8 और डी में है 12। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सिलिका क्या है। ऑप्शन ए में है धातु, बी में है उपधातु, सी में है अधातु और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपके पॉलिटेक्निक 2021 के परीक्षा में यह पूछा हुआ प्रश्न है कि सिलिका क्या है। और आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि सिलिका क्या है। तो सिलिका क्या है आप सभी को मालूम होगा। सिलिका एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। सिलिका क्या है? उपधातु है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि आपका हाफ इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षा 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर। 5वां नंबर प्रश्न है हमारा कि 5वां नंबर प्रश्न है OH का मूलक कौन है। OH का मूलक कौन है? OH का मूलक कौन है? ऑप्शन ए में है कीटोन, बी में है एल्डिहाइड और सी में है एल्कोहल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को मालूम होगा OH किसका मूलक है। किसका मूलक है यानी क्रियाशील मूलक। किसका क्रियाशील मूलक है? तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। और आपसे यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है क्रियाशील मूलक क्या होते हैं। तो जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुणधर्म निर्भर करता है उसे क्या बोलते हैं? क्रियाशील मूलक कहा जाता है। जैसे कि हो गया OH, इसी प्रकार होगा CO। ऐसे ही बहुत तरह के क्रियाशील मूलक होते हैं जिस पर कार्बनिक यौगिक के गुणधर्म निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए हम लोग। इसमें का अगला 6ठा नंबर प्रश्न हमारा है कि प्राकृतिक में
ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है संयोजन क्रिया से, बी में है प्रकाश संश्लेषण से, और सी में है अपघटन से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से बना रहता है। किससे बना रहता है? ऑप्शन नंबर इसका बी राइट है। किससे बना रहता है? बी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी के सभी आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए हैं तो। उसके बाद देखिए इसमें 7वां नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ADP, यहाँ पे ध्यान देना है, एगो ATP होता है, एगो ADP होता है, यानी ATP का अर्थ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे दिया है ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए में है 30 किलो जूल प्रति मोल, और बी में है 305 किलो जूल प्रति मोल, और सी में है 3.5 किलो जूल प्रति मोल, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा का क्या होता है? मुक्त होता है। समझ गए आप लोग कितना मुक्त होता है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? देखिए मानव हृदय में मुख्यतः 4 कोष्ठक होता है। कितना? 4 कोष्ठक होता है, मुख्यतः नहीं 4 कोष्ठक ही पाया जाता है, 2 दायां आलिन और 2 बायां आलिन। तो ऑप्शन 4 खोजिए, आपका 8 में कहाँ है? तो आपको डी में दिखाई दे रहा होगा, ये इसका 4 हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9 नंबर हमारा कि मानव हृदय का औसतन पंकुचन दाब लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए में है 120 mmHg, बी में है 150 mmHg, और सी में है 90 mmHg, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मानव हृदय का औसतन पंकुचन दाब 120 mmHg। Hg क्या है यहाँ पे? तो Hg यहाँ पे पारा है। क्या है? Hg यहाँ पे पारा है। तो मानव हृदय का औसतन पंकुचन लगभग कितना? 120 mmHg होता है। अगला प्रश्न देखिए 10वां नंबर प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? ऑप्शन ए में है जड़, बी में है तना, सी में है पत्ता, और डी में है फल। तो मैंने आपको बताया था कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन या रंध्रों द्वारा होता है या पत्तियों के द्वारा होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पत्ता के द्वारा ही पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। इसमें का 11 नंबर प्रश्न है हमारा कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक यानी कि अलग करता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है नाइट्रोजन, बी में है कार्बन, और सी में है ऑक्सीजन, और डी में है इनमें से सभी। तो कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन को वो अपोहन द्वारा क्या अलग यानी कि पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए में है द्विखंडन से, और बी में है मुकुलन से, और सी में है लैंगिक जनन से, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, यानी मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिजिक्स के। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है? ऑप्शन ए में है साइन आर बटा साइन आई, बी में है साइन आई बटा साइन आर, और सी में है साइन आई गुना साइन आर, और डी में है साइन आई प्लस साइन आर। तो मैंने आपको बताया था वन लीनियर जब करा रहे थे उसमें मैंने बताया था कि पहले साइन आई आता है उसके बाद आर आता है बटा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले आई आएगा उसके बाद ही आर आता है, वो भी बटा में। साइन आई बटा साइन आर ये क्या होता है? एक अपवर्तनांक होता है जिसे किसी एक माध्यम के सापेक्ष हम लोग दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण
उपयुक्त होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ये हमारा 14 नंबर प्रश्न है। ऑप्शन ए में है अवतल, बी में है उत्तल और सी में है समतल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने हेतु हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए स्पेक्ट्रम में 15 नंबर सवाल है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण की झुकाव अधिक होता है? ऑप्शन ए में है लाल, बी में है हरा, सी में है पीला और डी में है बैंगनी। देखिए एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है और इसका झुकाव अधिक होने के कारण इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम होता है और लाल प्रकाश कम झुकता है, इसीलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और ये झुकता कम है। और आपसे ये पूछा जाए आपसे कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी का, और इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है कि सबसे कम होता है और लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब लोग देखते हैं हम लोग इसका अगला प्रश्न है 16 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है ऊष्मीय, बी में है चुंबकीय और सी में है रासायनिक और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद इसमें है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी इसका सूत्र पूछा जाता है। आप लोग ओम के नियम से एगो सूत्र प्राप्त हुआ था, V बराबर आई आर। क्या प्राप्त हुआ था? V बराबर आई आर। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है R बराबर V गुना आई। उसके बाद है बी में R बराबर आई बटा वी। उसके बाद है सी नंबर में R बराबर V अपॉन आई। उसके बाद डी में है कि R बराबर V माइनस आई। तो यहाँ से देखिए हम लोग बनाते हैं, अगर प्रतिरोध निकालते हैं, यही हमारा विशेष फार्मूला है, V बराबर आई आर। तो हम लोग R का मान यदि निकालेंगे तो ये V के बट्टे में I चला आ जाएगा, यानी कि V अपॉन आई हो जाएगा। तो हम लोग क्या पूछ रहा है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो खोजेंगे R बराबर V अपॉन आई। तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, V अपॉन आई, यही इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। उसके बाद है इसमें कि डायनोमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में है डीसी धारा और बी में है एसी धारा और सी में है दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। देखिए डायनोमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी भी और डीसी भी। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों धारा हमें प्राप्त होती है डायनोमो से। उसके बाद है इसमें अगला कि 19 नंबर कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? ऑप्शन ए में है साफ जल, बी में है गंदा जल और सी में है खारा जल और डी में है मृदु जल। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है गंदा जल में पाया जाता है। किस जल में पाया जाता है? गंदा जल में पाया जाता है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। गंदा जल में डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर पाया जाता है। उसके बाद है इसमें 20 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का स्रोत नहीं है? ध्यान देना है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या स्रोत नहीं है। लकड़ी ये बायोगैस से बना होता है, गोबर गैस ये भी बायोगैस से बना होता है और कोयला यह भी बायोगैस से बना होता है। तो हमारा सवाल में है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोगैस का स्रोत नहीं है। तो आज के इस सेट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके अगले सेट के प्रश्नों को लेकर, जो सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।